Yes, now we can start. तो कोई अभी बताएगा? Raise your hand, someone who can tell me कि what all we have studied in this chapter of gravitation. जिसके पास पूरा नोट्स हो अभी लिखा हुआ. And 49 students in the meeting out of 110 almost. और उन लोगों ने भी, 2 लोगों ने कैमरा ऑन कर रखा. भाई अच्छे से करो, कैमरा ऑन करो. Sir, we have to do Kepler's law. नहीं, अभी तक क्या पढ़ा है? ये तो तुम वो बता रहे हो कि जो करना है. Nobody. Karthikeya. We have studied the numerical value of gravitational constant g and acceleration due to gravity. ठीक है, तो दोनों का क्या वैल्यू था कार्तिकेय? What was that value? Of capital G. Yes, capital G and small g both. 6.67 into 10 power minus 11. ठीक है, न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर, राइट. And what is the value of gravitational acceleration? Ronak, what is the value of small g? 9.8 meter second square. रौनक, स्मॉल जी का वैल्यू लिखा था लास्ट फिजिक्स क्लास में. व्हाट वाज इट? सर आई डोंट नो. अरे नोट्स है, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने लिखा था वो तुमने कहीं लिखा था, डिक्टेट करा था. यस सर. क्या निकाला था लास्ट में हम लोगों ने? स्मॉल जी की वैल्यू देखो. ओके, ऋषभ. Sir, 9.8 meter per second square. 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. ऋषभ, कौन सा फॉर्मूला लगा के ये वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने? Sir, using gravitational constant and mass of Earth and the object upon the distance between them. डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट. ठीक है, बिल्कुल सही बात है. इस तो फॉर्मूला क्या था अल्टीमेटली? जी एम अपॉन आर. क्योंकि M1 M2 हमने इसलिए नहीं लिया था कि मास में बहुत ही वास्ट डिफरेंस है. एक का मास है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kgs, मतलब कि 6 के बाद 24 जीरो उतने kg. अगर उसके आगे सपोज हम कंपैरिजन उसका कर रहे हैं 1 किलो के वेट से, तो फिर वो बहुत ही अनजस्ट कंपैरिजन हो जाएगा, तो उसको इग्नोर ही कर दिया था. और दूसरा डिस्टेंस की बात की थी, तो अर्थ का रेडियस था कुछ कितने मीटर था? वीर, व्हाट वाज द रेडियस ऑफ अर्थ? 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर. ठीक है, 10 रेज टू द पावर 6 मीटर. अब इसके कंपैरिजन में अगर हम कुछ फीट ऊंचा है अगर वो मास, तो उसका अगर हम डिस्टेंस का कंपैरिजन रेडियस ऑफ अर्थ से करेंगे तो इट विल अगेन बी अनजस्ट. ठीक है, वो बड़ा अनजस्ट कंपैरिजन हो जाएगा. तो हमने उसको क्या ले लिया था? डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट और अर्थ में, सेंटर ऑफ अर्थ में सिंपली द रेडियस ऑफ अर्थ. उसके बाद हमें वैल्यू मिल गई थी 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. राइट, आई होप यू ऑल रिमेंबर. ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी सबने पढ़ रखा था. क्या था? Someone who can tell me the law of gravitation. Boys हाथ नहीं उठाएंगे, गर्ल्स रेज योर हैंड. मोहित मिश्रा, आर यू गर्ल?
None of the girls are raising their hands. Why is it so? एकदम पढ़ाई नहीं हो रही. तनु, स्वर्णिका, सुधा. Yes, sir. सुधा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा? So every particle in the universe attract every other particle with a force which is directly proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of the distance between them. हाँ ठीक है, सही है. आंसर एकदम परफेक्ट है, फ्लॉलेस है. यही एग्जैक्टली डेफिनेशन है. इसको थोड़ा सा इलैबोरेट कौन कर देगा, थोड़ा समझा दे कि ये कहना क्या चाह रहा है. परीक्षित सूरी. Parikshit isn't there. Why is he responding? Ayush Pratap Singh. Yes, sir. Please give me a little bit of an explanation of the universal law of gravitation. थोड़ा सा elaborate करिए. There is two marks. M1 and M2. Yes. The name is B. So the force of attraction between them will be product of the mass multiplied gravitational constant upon the square of the distance. अच्छा. Product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. हाँ, ये बिल्कुल सही है. ये था क्या आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, तो ये किस पे अप्लाई करता है? अच्छा ठीक है. Now if you all can see the screen, स्क्रीन शेयर किया नहीं दिख रहा है. ठीक है. अब अगर ग्रेविटेशन चैप्टर का एक अर्ली रिवीजन करें जल्दी से तो क्या हो जाएगा? एज फार एज वी नो ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन द मोशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई. नॉट ओनली डिड early humans navigate by means of the sky, but the motions of the objects in the sky predicted the changing of the seasons. ठीक है. अब ये जो बात इन्होंने लिखी नेविगेट बाय द मीन्स ऑफ द स्काई, तो इसमें ये लोग क्या करते थे? नॉर्थ स्टार से ये पता कर लेते थे कि नॉर्दर्न डायरेक्शन कौन सा है. ये कब की बात है? कि जब मैग्नेटिक कंपास नहीं था. ठीक है. तो अगर वंस यू नो नॉर्थ या कोई भी एक डायरेक्शन आपको पता लग जाए, जैसे ईस्ट से सनराइज होगा, ये भी आपको पता लग जाए, तो होता क्या है कि आप सपोज आई एम फेसिंग ईस्ट राइट, तो मेरे राइट में साउथ होगा, मेरे लेफ्ट में क्या होगा? नॉर्थ, एंड मेरे पीछे वेस्ट होगा. इफ आई एम फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन तो क्या होगा? मेरे राइट में ईस्ट होगा, लेफ्ट में वेस्ट होगा, और मेरे पीठ के तरफ होगा सदर्न डायरेक्शन. ठीक है. तो अर्ली ह्यूमंस इसी से करते थे, और सीजन्स भी वो इसी से आइडेंटिफाई करते थे. हर अलग अलग महीने में आपको स्टार की एक पर्टिकुलर या मून की पोजीशन आपको दूसरी जगह पे मिलती. There were many early attempts both to describe and explain the motions of stars and planet in the sky. ठीक है. तो बहुत कोशिश हुई कि कैसे बताइए क्यों चल रहा है. ठीक है. The Earth-centered universe, a geocentric solar system, is often credited to Ptolemy and Alexandrian Greek, although idea is very old. इसका क्या कहना था कि बाकी सारे प्लैनेट्स अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं. अगर ये डायग्राम आप ढंग से देख रहे होंगे तो उस पर दिख रहा होगा ऐसा कुछ. ये सिंबल्स हैं प्लैनेट्स के.
अब सन एक्चुअल में इन्होंने यहां पे दिखा रखा है और ये दिखा रखा है कि सन अर्थ के चारों रिवॉल्व करता है, बट ये मॉडल नहीं था। फिर ये केपलर आया, तो केपलर ने क्या कहा कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इन सर्कुलर ऑर्बिट्स था पहले, बट केपलर ने क्या बताया कि ये परफेक्टली सर्कुलर नहीं है, ये इलिप्सिस है। अभी आगे चल के थोड़ा सा क्लास 11 में इनफैक्ट पढ़ लोगे कि 3 हाइपरबोला, पैराबोला और इलिप्स, ये भी 3 फिगर्स होते हैं। जैसे पाथ होता है, रास्ता होता है, या तो स्ट्रेट लाइन पाथ है, जिगजैग पाथ है, इसी तरह से इलिप्टिकल पाथ भी होता है, पैराबोलिक पाथ होता है, हाइपरबोलिक पाथ होता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैथमेटिक्स का पार्ट है। सुनने में नाम बड़ा डरावना सा लगता है, बट इट्स एक्चुअली नॉट दैट डेंजरस। ठीक है, तो वही इन्होंने केपलर ने क्या कहा कि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में चलते हैं। कुछ इलिप्टिकल मतलब ऐसा समझ लो अंडाकार। ठीक है, अब सर्कल में हम जानते हैं कि व्हेनेवर समथिंग रोटेट्स तो उसके सेंटर के चारों ओर होगा काम, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट सेंटर में नहीं रहता। इलिप्स के क्या होते हैं, फोकस होता है इलिप्स का, फोकाई जिसका प्लूरल वर्ड है FOCI, वहां पे बात होती है। तो केपलर ने यही बताया। और दूसरी बात उसने क्या कही, केपलर डिटरमाइंड दैट अ प्लैनेट मूव्स फास्टर व्हेन नियर द सन एंड स्लोअर व्हेन फार फ्रॉम द सन। तो अगर ये यहां पे है टुवर्ड्स द राइट पोल, सन यहां पे है, तो ये क्या करेगा, सबसे स्लो मूव करेगा। और अगर एकदम सन के आसपास ये कहीं, तो यहां पे ये फास्ट मूव करेगा। कब, अपने रेवोल्यूशन के समय। ठीक है, अब Kepler's laws provide a complete kinematical description of planetary motion। अब kinematical वर्ड जो है ये बड़ा डरावना सा लग रहा है। ठीक है, तो ये भी जान लो कि जब फिजिक्स की आप ब्रांचेस की बात करते हैं तो मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, न्यूक्लियर साइंस है, मॉडर्न फिजिक्स है। ठीक है, तो इसी तरह से मैकेनिक्स में अंदर आप जाते हैं तो उसके 2 और पार्ट आते हैं, काइनेटिक्स एंड काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक का मतलब वो हो गया कि जो कहीं ना कहीं जहां पर रोटेशन की बात चल रही है या रेवोल्यूशन की बात चल रही है। ठीक है, काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स। तो काइनेटिक्स तो डायरेक्ट बता देगा आपको, काइनेमैटिक्स कहीं ना कहीं गियर और ये जैसे गियर का मोशन होता है साइकिल में आपके, ये उससे डील करता है थोड़ा सा। तो अगर आप देखोगे रोटेशनल सा होता है ना कुछ उसका मोशन, या रेवोल्यूशन टाइप का उसमें जो चलता है गियर का है, तो उसी को काइनेमैटिक्स कह रहे हैं यहाँ पे। और ये वर्ड जो थोड़ा आपको डरावना सा लग रहा है वो बहुत डरावना है नहीं, यू कैन गूगल द मीनिंग, इट्स क्वाइट सिंपल। ठीक है, इंक्लूडिंग द मोशन ऑफ प्लैनेटरी सैटेलाइट्स लाइक द मून। बट व्हाई डिड द प्लैनेट्स मूव लाइक दैट? ठीक है, वो ऐसा क्यों चलते थे? द एप्पल एंड द मून, आइजैक न्यूटन रियलाइज्ड दैट द मोशन ऑफ अ फॉलिंग एप्पल एंड द मोशन ऑफ अ मून वर बोथ एक्चुअली द सेम मोशन कॉज्ड बाय द सेम फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जब ये आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी का पता लगाया तो उसने ये जाना कि यार ये जो मून है अर्थ के चारों ओर रोटेट कर रहा है, इसका और सेब का गिरना दोनों के पीछे रिस्पॉन्सिबल एक ही फोर्स है आपका, अलग फोर्स नहीं है। और इसको इन्होंने क्या बोला, ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। फिर आगे आपका न्यूटन्स आइडिया वाज दैट ग्रेविटी वाज अ यूनिवर्सल फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इस फिगर से ये इलस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि you are being attracted by the earth, by the moon, apple is also attracting you, but apple आपको खींच नहीं पाता ना, आप एप्पल को खींच पाते हो, क्योंकि एक तो आपका मास एप्पल से ज्यादा है, दूसरा आप दोनों के अलावा एक थर्ड बॉडी है जिसका फोर्स ज्यादा है, वो है अर्थ। ठीक है, at the earth's surface Newton knew that the gravitational force on the apple equals the apple's weight mg। ठीक है, वेयर g इज 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट कर लिया। वेट ऑफ द मून क्या है, न्यूटन रीजन दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द मून वाज आल्सो सप्लाइड बाय द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींच रही हो वो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो इन्होंने कहा कि मास ऑफ द मून मल्टीप्लाइड बाय द ग्रेविटी, यही क्या है, उसी फोर्स से अर्थ खींच रहा है मून को अपनी तरफ। वेट क्या है, Newton's calculation showed that the centripetal force needed for the moon's motion was about 1/3600 of mg. However, where m is the mass of the moon, ठीक है, Newton knew that though the moon was about 60 times farther from the center of the earth than the apple, तो इससे इसने ये assess करा। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या, फ्रॉम दिस न्यूटन रीजन दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, इनफैक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। यहां से इसने ये कंक्लूड करा, ठीक है। तो इसने क्या बोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। यहां तक बात सबको क्लियर होगी? ठीक है। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन यहां से निकल के आया और ये इसका फॉर्मूला था। फिर जी की वैल्यू भी हम लोगों ने देखी, ठीक है। हेनरी कैवेंडिश ने इसको कैलकुलेट करने में हेल्प करा था। फिर ये क्या आया, इनवर्स स्क्वायर लॉ। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन इज ऑफन कॉल्ड एन इनवर्स स्क्वायर लॉ सिंस द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। एंड इनवर्स स्क्वायर फोर्स ये बता रहे हैं, जिसमें कि एक ग्राफ है, थोड़ा क्लियर नहीं है, बट ग्राफ का जो वाई एक्सिस है इधर, ये क्या दे रहा है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और जो एक्स एक्सिस है वो क्या बता रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अब ऐसा ग्राफ अगर बन रहा है तो ये क्या बता रहा है, विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिक्रीजिंग, ठीक है। और इसके पैटर्न से इसने ये एनालाइज करा कि यू गेट 4 times द फोर्स एट हाफ द डिस्टेंस, ठीक है। जिस तरह से ये ग्राफ का पैटर्न मूव हुआ कि कितने डिस्टेंस पे कितना फोर्स है, इससे इन्होंने ये असेसमेंट करा कि ये जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या था, द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन अलाउड एक्सट्रीमली एक्यूरेट प्रेडिक्शंस ऑफ प्लैनेटरी ऑर्बिट्स। कैवेंडिश measured gravitational forces between human scale objects before 1800. His experiments were later simplified and improved by von Jolly. ठीक, ये कोई बहुत इंफॉर्मेटिव पार्ट नहीं था, बट ठीक है, जानना चाहिए। At action at a distance in Newton's time, there was much discussion about how gravity works. How does the sun, for instance, reach across empty space with no actual contact at all to exert a force on Earth? The spooky notion was called action at a distance. भाई अभी तक सबने ये सोच रखा था कि कहीं भी फोर्स लगानी तो कोई एक कांटेक्ट होना चाहिए, कोई एक धागा होना चाहिए, या हम खुद अपने हाथ से धक्का दें, बट बिना छुए कैसे कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगा सकता है। तो इसी को कहा गया एक्शन एट अ डिस्टेंस। अब ग्रेविटेशनल फोर्स, इफ जी इज द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एट सम पॉइंट, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एट दैट पॉइंट इज m into g, ठीक है। If g is the gravitational field strength at some point in Newton per kilogram, मतलब ये strength की यूनिट इन्होंने दी है, then the free fall acceleration at that point is also g, which is meter per second square. ये बात थोड़ा समझने में तुम लोगों को प्रॉब्लम होगी, बट हाँ रीड करके छोड़ दो, ठीक है। Earth's tides, अब ठीक है, there are 2 high tides and 2 low tides per day. The tides follow the moon, ठीक है। मून ऐसे आपका जब मोशन करेगा तो उसी की वजह से आपका हाई टाइड और लो टाइड, ठीक है। जब आपका हाई टाइड होगा इक्वेटर की तरफ तो लो टाइड होगा पोल्स पे, ठीक है। वाई 2 टाइड्स? टाइड्स आर कॉज्ड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ अ प्लैनेट। स्ट्रेचिंग इज कॉज्ड बाय अ डिफरेंस इन फोर्सेस ऑन द 2 साइड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, देयर इज मोर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द साइड ऑफ द अर्थ क्लोजेस्ट टू द मून एंड लेस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द साइड ऑफ द अर्थ फार्दर फ्रॉम द मून। मून तो एक ही तरफ उसके सामने पड़ेगा, ठीक है। रिमेंबर दैट, ये इन्होंने बताया ग्रेविटेशन का फॉर्मूला, तो लेस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द फार साइड विच यू कैन सी ऑन द लेफ्ट एंड मोर ऑन द राइट साइड, ठीक। द सन्स ग्रेविटेशनल पुल ऑन अर्थ इज मच लार्जर देन द मून्स ग्रेविटेशनल पुल ऑन अर्थ, सो व्हाई डू द टाइड्स फॉलो द मून एंड नॉट द सन, ठीक है। सिंस द सन इज मच फार्दर फ्रॉम अर्थ देन द मून, the difference in distance across earth is much less significant for the sun than the moon. Therefore, the difference in gravitational force on the 2 sides of earth is less for the sun than the moon. ऐसा नहीं है कि सन अट्रैक्ट नहीं करता, अर्थ को अगर अपने ऑर्बिट में होल्ड कर रखा है तो वो कहीं ना कहीं सन के ग्रेविटेशनल पुल लेकर रखा है, बट चूंकि मून अर्थ से ज्यादा पास है, इट्स नियरर टू दी अर्थ, तो इसीलिए इसका फोर्स थोड़ा ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। The sun does have a small effect on Earth's tides, but the major effect is due to the moon, ठीक है। ये था एक छोटा सा आपका चैप्टर का समरी। तो केपलर्स लॉज अभी वीक में बोला था, बात समझ आ गई केपलर्स लॉज की वीक, ठीक है। कोई डाउट इसमें?
यस एक्सक्यूज। हाँ भाई बताओ। मास एंड वेट, देखो सारी चीज मैटर से बनी है, ये पता है, ठीक है। अब मैटर की डेफिनेशन जो बचपन से हम लोगों ने पढ़ रखी क्या है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है, ये पढ़ रखा है सबने। मतलब कि कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट या कह दो कोई भी ऐसी एग्जिस्टेंस जो कि थोड़ी सी जगह घेर रही है और उसके पास मास है, उसको आप मैटर कहते हैं, ठीक है। तो मास क्या है? मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है वही उसका मास है। और इस मास को देवांश अर्थ किस फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है वही उस ऑब्जेक्ट का वेट। क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास and the force with which earth pulls that object towards itself is called its weight, ठीक है। जैसे अगर सपोज देवांश का वेट इस समय है यहाँ पे 70 kg, ठीक है, तो एक्चुअल में इसका मास कितना है, हम 70 को 9.8 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 9.8 क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वेट का क्या फॉर्मूला है, m इंटू जी। तो उस वेट को अगर हम g से डिवाइड कर दें m निकालने के लिए, W अपॉन जी, तो आपको आपका मास पता लग जाएगा। इस केस में अगर हम g की वैल्यू 10 अज्यूम कर ले तो देवांश का मास कितना हो जाएगा, 7 kg। इसके जैसे ये अगर एक ऑब्जेक्ट है तो इसमें कितना मैटर है, 7 kg मैटर, ठीक है। ये बात होगी। देवांश समझ आया? ठीक है। मास एंड वेट वाला ये पोर्शन थोड़ा सा है नहीं सिलेबस में, वरना आपको दिखाते हैं। थर्ड लॉ कौन बोल रहा था क्या, केपलर का भी? Who was asking about the third law? केपलर का थर्ड लॉ किसने पढ़ लिया भाई? अब ये क्या बोल रहा है, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट from the sun is proportional to the square of its orbital period t, ठीक है। और r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, मतलब जितनी दूरी है, मीन डिस्टेंस है, उसका क्यूब निकाल लो, ठीक है। वही डिफाइन करेगा कि इसका जो ऑर्बिटल पीरियड है, मतलब एक चक्कर लगाने में इसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। सो नाउ वी ऑल नो ना कि कितना समय लगता है किसी भी प्लैनेट को सन का एक चक्कर लगाने में। मरकरी इज अराउंड 84 डेज, वीनस का शायद कुछ 140-40 दिन है, अर्थ का 365 डेज है। देन कम्स मार्स, उसका कुछ है, जुपिटर का शायद 12 साल है, सैटर्न का इसी तरह है, 30 साल का है शायद, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर। प्लूटो का लगभग 250 साल है, ठीक है। प्लूटो को अगर एज अ प्लैनेट कंसीडर करेंगे तो सन का एक चक्कर लगाने में 250 साल लग जाते हैं, ठीक है। और ये यूरेनस का है, नेपट्यून का है, इनका टाइम और है। तो ये कैसे निकलेगा, जो मीन डिस्टेंस इनका सन से रहा होगा उसका क्यूब कर लिया, ठीक है। तो वो किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल टाइम, ठीक है। यही है थर्ड लॉ, इसके बियॉन्ड कुछ समझा नहीं है। इसका इन्होंने यहाँ इसको क्यों लिख दिया एक लाइन, ये मेरे समझ के बाहर है। या तो आप इसको और डिटेल में बताओ या तो फिर रहने ही दो, इसको डायरेक्ट फिर 11th में इंट्रोड्यूस करते हैं। बट ठीक है, वो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे, उन्होंने अच्छा ही सोचा होगा। ये जो
पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके 4 पॉइंट्स है ना, ये भी सब लोग अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। 10.1.2 ठीक है, कोई कुछ बोल रहा था? केपलर के लॉज ये एक बार सिलेबस देख के कंफर्म करके बता दें, बट जहां तक है कि अगर ये अपडेटेड एनसीईआरटी में है तो इनके होने के चांसेस हैं। ठीक है, सो दिस वाज इट, दिस वाज अ ब्रीफ रिवीजन। आई गेस द थ्योरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज कंप्लीट। कुछ बचा तो नहीं है? रिड्यूस्ड है मास वेट और ये पूरा फ्लोटेशन का पार्ट है। इसमें अभी और कुछ बचा है? वीर, कार्तिकेय, विवेक, is there anything left in this chapter now? Sir, on time paper it was coming only 136 pages. क्या? Okay sir, thank you. What was it? 136 तक क्या मतलब? Sir, हाँ, बस यहीं तक है। मास और नीचे का पोर्शन नहीं है। ठीक है, बट मे बी मास और वेट की डेफिनेशन तो बताई रखी है, कुछ उसमें ऐसा नहीं है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल और ये सब नहीं पूछेंगे, बट मास और वेट की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। सो माइट गिव दिस इन द एग्जाम। अगर हम देखें तो पेज नंबर 136 तक जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और जितने सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं, ये सब आपके कॉपी में होने चाहिए। अभी बहुत लोगों ने कॉपियां भेज दी अपनी, बट इतना एटलीस्ट आपके उसमें कॉपी में होना चाहिए। उसके बाद आप चैप्टर एंड एक्सरसाइजेज में आओगे तो क्वेश्चंस हैं इसके कम ही रहेंगे। हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन चेंज, ये वाला करना है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस, ये वाला भी करना है। थर्ड वाला भी करना है, फोर्थ भी रहेगा, ठीक है, फिफ्थ भी रहेगा, सिक्स्थ भी रहेगा, सेवेंथ रहेगा, एट्थ रहेगा, नाइन्थ रहेगा, टेंथ हाँ रहेगा तो ठीक है। वाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन विच इज क्रम्बल्ड इनटू अ बॉल, ये नहीं रहेगा, ठीक है। ट्वेल्थ रहेगा नहीं, 12th वाला नहीं रहेगा, ये वेट और मास का क्वेश्चन। A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 1, calculate maximum। हाँ, 13th वाला रहेगा, 14th रहेगा, 15th रहेगा, 16th रहेगा, 17th तुम्हारा रहेगा, 18th तुम्हारा रहेगा, 19 नहीं रहेगा, 20 नहीं रहेगा, 21 नहीं रहेगा, 22 नहीं रहेगा, 19, 20, 21, 22 नहीं रहेंगे और 11वां क्वेश्चन नहीं रहेगा, बाकी ऑलमोस्ट सब रहेंगे। नहीं, इसमें थोड़ा सा फ्लोटेशन का है,